हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी नंदन एकेडमी। हम एक नए टॉपिक के साथ आज बात करेंगे और हमारा दूसरा टॉपिक है। लास्ट में मैंने आपसे बात करी थी नेचर एंड असेंशियल्स ऑफ टॉट के बारे में कि किस तरीके का लॉ ऑफ टॉट किस बारे में है, उसके बारे में, और क्या असेंशियल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मिलकर एक लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत किसी भी एक्ट को लेकर आता है। ठीक है, एंड दैट एक्ट मस्ट बी रॉन्गफुल, राइट। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जॉइंट एंड सेवरल टॉट फीचर की। हम बात करेंगे फीचर्स की, सॉरी फीचर्स नहीं, फीचर की बात करेंगे, माय अपॉलॉजीज़। तो जॉइंट एंड सेवरल टॉट फीचर्स की जब हम बात करेंगे, देखिए वर्ड जो है टॉट फीचर्स, एक हमने वर्ड करा था, ठीक है, हम इसको साथ के साथ पढ़ते हैं। ऑल पर्सन हु एड, काउंसिल और डायरेक्ट जॉइन इन द कमिटल ऑफ ए रॉन्गफुल एक्ट, ये एक्ट है। इस एक्ट को करने में ऑल पर्सन, ए बी सी, इसने हो सकता है जब वो रॉन्गफुल एक्ट किया हो तो एक बाहर खड़ा हो, दूसरा अंदर गया हो, तीसरे ने वो रॉन्गफुल एक्ट किया हो, ठीक है, आर जॉइंट टॉट फीचर्स। यानी कि इस एक्ट को, रॉन्गफुल एक्ट को करने के लिए जिन लोगों ने मदद करी है वो सारे के सारे जो हैं ऑब्लिगेटरी हैं, यानी कि वो पर्सन जो है वो जॉइंट टॉट फीचर्स में आता है। ठीक है, जॉइंटली, भाई आप एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको जॉइंटली ही लाइबल होंगे। ये तो आपके क्राइम में भी है, राइट, तो क्रिमिनल ऑफेंस में भी आता है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ टॉट में भी अगर ऐसा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट है, वो आप कमिट करते हैं रॉन्गफुल एक्ट, और सब तो जितने लोग, ए बी सी की बात नहीं करी, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4-5 हो, तो जो रॉन्गफुल एक्ट जो एक साथ मिलकर आप लोग कर रहे हैं, चाहे उसमें आपने मदद करी हो, चाहे सच में ही आगे जाके आपने उसमें काम किया हो, या सिर्फ आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है किसी के साथ शेयर करी हो, वो सभी लोग जो होंगे वो जॉइंट टॉट फीचर में आएंगे। In other words, when 2 or more person unite to cause damage to a third person, then they shall be called as joint tort feasor. ये व्यक्ति जिन्होंने मिलकर डैमेज क्रिएट किया है बी पर्सन को, ठीक है, थर्ड पर्सन को जो डैमेज क्रिएट किया है, इस डैमेज के लिए ये सभी लोग जो हैं जॉइंट टॉट फीचर कहलाएंगे। जॉइंट टॉट फीचर इन इटसेल्फ सिग्निफाइज द कंबाइंड लाइबिलिटी टू रॉन्ग डूअर्स इन केस ऑफ ए सिविल रॉन्ग। ठीक है, आपकी कंबाइंड लाइबिलिटी है। जैसे क्राइम में आप ये तो डिपेंड करता है ना, अब ए कहे कि जी मैंने तो सिर्फ इतना करा था, बी कहे जी मैंने इतना करा था, भाई करा तो था, हो सकता है भाई आपको काम जो दिया गया हो सकता है वो सी को दिया गया होता है, बी को दिया गया होता है। इट इज सेड दैट ईच टॉट फीचर इन केस ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी शैल ओनली बी लाइबल टू पे फॉर हिज अमाउंट ऑफ डैमेजेस caused. That means the compensation of damages gets divided among the tortfeasor as per the loss, respective losses caused by them. ठीक है, एक आपका 1000 रुपये का जो कंपनसेशन है, डैमेजेस है, वो कोर्ट ने अलॉट किया है। तो जो डैमेजेस है, जिसने जितना जो किया है, जिससे जितना लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कंपनसेशन जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। हाउ डज इट वर्क? ये काम कैसे करता है? इफ़ अ प्लेंटिफ विंस अ lawsuit against the joint and several tortfeasor, they can collect the full amount of this judgment from any one of the defendant. अब A, B और C ये डिफेंडेंट थे, ठीक है, सब ने मिलकर एक रॉन्गफुल एक्ट किया B के खिलाफ, B ने केस लेकर आए और इनको जो है कोर्ट ने कहा जी इन्होंने किया है, ठीक है। तो वो जो फुल जो अमाउंट है, जैसे सपोज मैंने कहा ना आपको 1000 का जो अमाउंट है, वो बी जो है वो किसी भी पर्सन से ले सकता है, ठीक है। द डिफेंडेंट हु पेज द फुल अमाउंट कैन सीक रिम्बर्समेंट फ्रॉम द अदर डिफेंडेंट। अब सपोज मान के चलिए डैमेजेस एक ने 1000 का पूरा भर दिया, अब बी और सी ने 1000 रुपये में से कुछ भी नहीं दिया, तो ए ने पूरा भर दिया, ये केस तो ख़त्म हो गया। अब भाई और बी और सी पैसे नहीं दे रहे, तो ये ए जो है वो अलग से एक सूट फाइल कर सकता है बी और सी से। 1000 में से जो उनका हिस्सा बनता है, सपोज 200 रुपये इनके बनते थे, इन पैसों के लिए बी और सी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि मुझे मेरा जो हिस्सा था, जो इनका पैसा था, जो इनका हिस्सा था देनदारी, जो इनकी देनदारी है वो मुझे दिलाई जाए। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ईच डिफेंडेंट पेज इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हार्म। वही जो जितना लॉस किया है उसी हिसाब से जो है जो कंपनसेशन अमाउंट है वो कोर्ट अपने आप ही तय करेगा, भाई इसको इतने देने, इसको इतने देने,
ठीक है भाई, आपने इतना किया, आपकी वजह से इतना लॉस हुआ, आपकी वजह से इतना हुआ, कोर्ट अपने आप डिवाइड कर देगा, टोटल इतना बैठता है। ठीक है, अब चाहे तो वो एक पर्सन जो वो 1000 रुपये पूरा दे दे और जो दूसरे पर्सन है वो बाद में दे दे। अब अगर बाद में भी नहीं देते तो वो केस ला सकता है। ठीक है, इन इंडिया देर इज़ नो स्टैट्यूटरी लॉ स्पेसिफिक टॉक्स अबाउट जॉइंट लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट फीसर। देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो टॉर्ट फीसर होता है ना, देखिए आपने यहाँ पे टॉर्ट फीसर की ही बात कर रहे हैं। डिफेंडेंट कौन है? जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है। जब तक ये व्यक्ति, तब तक डिफेंडेंट है जब तक उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। एलिगेशंस इन द सेंस कि भाई इसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है। जब ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं, क्रिमिनल में कहते हैं कन्विक्शन हो जाता है, तो जैसे ही एलिगेशंस प्रूव हो जाएंगे तो ये व्यक्ति जो है वो जैसे कन्विक्टेड होता है ना, वैसे ही ये व्यक्ति टॉर्ट फीसर कहलाएगा। कन्विक्टेड पर्सन की जगह यहाँ पे टॉर्ट में जो है डेफिनेशन है वो ये है कि जिसने, जब ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने ये टॉर्ट किया है, ये रॉन्गफुल एक्ट किया है जिसके लिए केस लाया गया है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? टॉर्ट फीसर कहलाएगा। अब जो जॉइंट एंड सेवरल टॉर्ट फीसर है, इसमें बात कहाँ की कर रही है? ये जो ABC जो है इनके ऊपर जो है वो जो क्या कहते हैं केस लाया गया था, ये प्रूव हो चुका है। जो केस था वो सूट जो है वो चल चुका है और प्रूव हो चुका है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर एक्ट है रॉन्गफुल एक्ट, ये ABC नहीं किए हैं। ठीक है, समझ रहे? अब ये कौन है? जब प्रूव हो गया तो अब ये इनको कन्विक्टेड तो क्रिमिनल में होता है और टॉर्ट फीसर जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में कहलाते हैं। तो अब जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, जब कन्विक्शन हो गया है सिविल, जैसे अगर आप वर्ड्स में से समझ में आता है, अगर ये कन्विक्शन हो गया, ये प्रूव हो चुका है कि इन्होंने ही किया है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्योंकि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है, डैमेजेस दिया जाता है। तो वो जो डैमेजेस है वो किस प्रकार से इम्प्लाई होगा इन लोगों के ऊपर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो liability of tortfeasor, but the court here in India have followed the law as laid down in Brinesmead and Merriweather cases, but in some cases the court expressed doubts about its applicability in India. खुसरो एस गांधी वर्सेस गुजदार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड को properly talked about principles and rules such as tortfeasor must be liable for whole damage and not individual. They refused this. किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? In case of tortfeasor, in order to release all joint tortfeasor, the plaintiff must receive full satisfaction or which the court law must consider as such from a tortfeasor before the joint tortfeasor can rely on accord and satisfaction. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेंटिफ है, ही मस्ट बी फुल्ली सेटिस्फाइड। अब वो फुल्ली सेटिस्फाइड कब होगा? जब उसको डैमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है। When does the liability of joint tortfeasor arise? किस केसेस में होती है? एजेंसी। अब आप कहेंगे मैम एजेंसी तो हम आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी है। तो मैंने आपसे शुरू में बात करी थी ना, जो लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि भाई एक सिविल रॉन्ग 2 के अंतर्गत भी आ सकता है। ठीक है, वो टॉर्ट भी हो सकता है और वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है। अब ये पर्सन के ऊपर है, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहता है या टॉर्ट में जाना चाहता है। व्हेन वन पर्सन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन इज सेड टू बी द एजेंट ऑफ सच पर्सन। ए पर्सन है, उसने कहा मेरी भाई मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, तू बात कर लेना। In cases of agent principal, when a tort is committed by an agent under the course of his business, then the principal will be jointly liable along with the agent, and both of them will constitute the joint liability. ठीक है। Vicarious liability, when a person, ये आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे joint tortfeasor जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, किन किन केसेस में? Vicarious liability, when a person is liable for the tort that is committed by another person, the liability of both of them is combined together as joint liability. कैसा एग्जाम्पल? आपका the tort committed by servant shall not be independent, it will constitute the joint liability of the master also. ठीक है, आपका सर्वेंट कोई काम कर रहा है ना, अगर वो अपने पर्सनल गेन के लिए कर रहा है दैट इज़ डिफरेंट।
ठीक है, लेकिन वो आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ या जो कार्य किया जाता है, आपने उसको वो कार्य दे रखा है, वो कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो सर्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जब सर्वेंट कर देता है और वो एक रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है, जैसे किसी को इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर जो है मास्टर भी जॉइंटली लाइबल होगा और वो जॉइंट टॉर्टफीजर कहलाएंगे। जॉइंट एक्शन, व्हेन टू और मोर पर्सन फिजिकली कमिट एन एक्ट विच इज रॉन्गफुल एक्ट, देन बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द एक्ट। ठीक है, डिफरेंस क्या है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज में? जॉइंटली मीन्स बोथ द पार्टीज हैव जॉइंट लाइबिलिटी ऑफ द ऑफेंस, meaning that each one of them shall be equally and wholly liable for the offense committed by them and shall take the full responsibility together. In case of joint liability, one of both persons can be sued for whole obligation. But in case of several liabilities, the share of responsibility is divided and the parties are only responsible for the share of the wrong and not responsible the share of the wrong committed by the other party. Jointly में क्या है, A और B अगर है तो A और B इस पूरे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सेवरली में क्या है, अगर A ने इतना पार्ट किया और B ने इतना पार्ट किया तो A सिर्फ इतने के लिए लायबल होगा और B सिर्फ इतने के लिए लायबल होगा। ठीक है, in tort, a claim against a party with joint liability may or may not include all the parties. If the plaintiff by default leaves someone out, then there is no remedy to recompensate from the remaining party. अगर जो ये for example ये जो A है, ये जब केस ला रहा है बी सी डी के खिलाफ, तो इसने क्या करा, ये जो रॉन्गफुल एक्ट था वो डी ने भी किया था, बी सी डी तीनों ने मिलकर किया था। लेकिन अगर ए सिर्फ बी और सी के खिलाफ केस ला रहा है तो ये दोनों ही एक्ट के लिए लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि अलग से डी को भी इंक्लूड किया जाएगा ज़बरदस्ती, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है ना कि भाई ये भी है तो इसको भी अक्यूज़ बनाओ, इसको भी अक्यूज़ बनाओ। यहाँ पे तो ए पर्सन किसके खिलाफ लेकर आ रहा है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रेमेडी टू रिकम्पनसेट नहीं होगा। भाई बी सी के खिलाफ केस लाया, बी सी ने जो है 1000 रुपये का डैमेज दिया, अब बी सी जो है वो डी के खिलाफ केस ला रहे हैं कि भाई हमने इसके एवज में हम इसके ऊपर तो केस चलाए नहीं और हमने सिर्फ हम दोनों ने ही 1000 रुपये का क्षतिपूर्ति करी है और डी के ऊपर केस चलाया जाना चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। बट इन केसेज ऑफ सेवरल लाइबिलिटीज द गैप इज कवर्ड। इट डज नॉट मैटर इफ अ जॉइंट tortfeasor is covered in the suit or not, he can still be sued later by the defendant to recompensate him for the that extra he has beared it. तो सेवरल लाइबिलिटीज़ में क्या है कि अगर बी सी को इंक्लूड नहीं किया तो बी सी बाद में डी को इंक्लूड करा के या फिर डी से जो है पैसा वो ले सकते हैं। कैन बी sued by defendant in this case. Several liabilities amplify the course of justice and divide the share of the joint liabilities in the tort. देखिए सीधी सी बात है, जॉइंट का मतलब है सब ने एक साथ किया है, इक्वली है। सेवरल का मतलब है ए और बी ने जो जो किया है वो अपने अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। तो आपका कंक्लूड कैसे करते हैं हम इसको, कहते हैं कि एनालिसिस गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ सेवरल लाइबिलिटी एग्रीमेंट कैन गिव द डिफेंडेंट द अपॉर्चुनिटी टू सीक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वंस who were joint liable but were not sued by the defendant due to any reason, and the concept of jointly liable does not allow this and creates a gap between justice and equity and fairness. तो कहीं ना कहीं jointly और several liability की जो हम बात करते हैं तो several liability में जो है वो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करते हैं कि भाई अगर हम लोग इकट्ठे ए और बी और सी जो है इकट्ठे अगर कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उनको इक्वली लाइबल करना चाहिए जैसे कि क्राइम में होता है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकलता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप्स होल्स हैं जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज़ बिटवीन जॉइंट एंड सेवरल टॉर्टफीजर के बीच में ये है। तो जॉइंट क्या है, इक्वली लाइबल होंगे, और सेवरल जो टॉर्टफीजर, आप वर्ड्स को समझिएगा कि जो व्यक्ति का रॉन्गफुल एक्ट जो है वो प्रूव हो चुका है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ टॉर्टफीजर, राइट। तो ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक है। थैंक यू सो मच।